सर। चलिए, तो इस बिंदु को मान लेते हैं ये सी है, ये बिंदु ओ है, ये पी है, एंड बिंदु ओ से पी की दूरी, यहाँ एक फ्रिंज बन रही बच्चों, वहां एक फ्रिंज बन रही, मान लेते हैं दीप्त फ्रिंज बन रही बिंदु पी पर। और अब यहाँ पे मेरे बच्चे, अच्छा इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ जो फ्रिंज बनती है वो हमेशा दीप्त फ्रिंज बनती है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है मेरे बच्चे कि यहाँ पे जो फ्रिंजें बनती है, यहाँ जब किरणें मिलती है ना, तो यहाँ पथों का अंतर जीरो हो जाता है। पथों का अंतर कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। और पथों के अंतर जीरो के होने की वजह से यहाँ जो फ्रिंज बनती है वो दीप्त बनती है। देखो, दीप्त और अदीप्त का मतलब वही डार्क और ब्राइट है। डार्क का मतलब हो जाएगा अदीप्त फ्रिंज और ब्राइट का मतलब हो जाता है दीप्त फ्रिंज। आई बात समझ में? अब देखिए बाबू, क्या S1 से P की दूरी S2 से P की दूरी के बराबर है? नहीं है। इन दोनों के पथों में कितने का अंतर आ रहा है? सबसे पहले हम पथांतर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, पथांतर कैलकुलेट करने के लिए हम S1 से S2 पर एक अभिलंब खींच देते हैं। क्या खींच देते बच्चों? अभिलंब खींच देते हैं। मान लिया ये बिंदु A हो गया। क्या हो गया? A हो गया, तथा इसको इस बिंदु से मिलाना। अब देखिए, मान लीजिए कितने डिग्री एंगल पर है? थीटा। और ये कितने डिग्री एंगल पर है बच्चों? थीटा। अब एक बात बताइए, अब S2 से P की दूरी A से P की दूरी के लगभग बराबर है। अच्छा बच्चों, अगर पथों का अंतर निकालना है तो अब हम पथों का अंतर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? देखिए, ध्यान समझिएगा, मैं साइड में आपको समझा रहा हूँ। जितना डिस्टेंस ये है, जब मैंने इस पर अभिलंब खींच दिया तो लगभग वही डिस्टेंस अब ये हो जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस है S1 से P, S1 से, तो ये बाबू ये डिस्टेंस भी तो S1 से P हो जाएगा। और ये S2 है। अगर मुझे पता करना है कि दोनों के पथों में कितने का अंतर आ रहा है, तो ये इतने तो अंतर आता है दोनों के, यानी पथांतर कितने का बराबर हुआ? S2A। कितने का आ रहा है? S2A बराबर कैसे पता चलेगा? S2P में से AP यानी S1P घटा दे। आई बात समझ में? तो S2P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका S2P माइनस S1P। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो, पथों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा? पथों का अंतर ये बाबू S2P है और ये S1P है। मैंने इससे इस पर खींच दिया एक अभिलंब, और जब ये अभिलंब खींच दिया है तो लगभग S1 से P की जो दूरी है वो दूरी A से P की बराबर हो जाएगी। यानी इतना डिस्टेंस हम S1P मान सकते हैं। और ये पूरा कितना है? S2P। अब S2P में से अगर मैंने S1P घटा दिया तो बच्चे बचेगा कितना? पथों का अंतर उतना ही तो आएगा। तो पथों का अंतर आ गया इतना। अब पथों के अंतर के बाद वहां दो त्रिभुज दिखाई दे रहे मेरे बच्चे। एक त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है समकोण, अंदर बहुत बड़ा सा है, ये वाला। देखिए, ध्यान समझिएगा, O T और C। एक त्रिभुज ये दिखाई दिया, कितने डिग्री एंगल पर है? थीटा। कितने डिग्री एंगल पर बच्चों? और एक त्रिभुज वही दिखाई दे रहा है जो कि कुछ ऐसे रूप में है। देखिए इसको, थीटा, S1, S2 और A दिख रहा है। क्या दोनों त्रिभुज यहाँ समकोणिक हैं, यानी समान रूप के हैं? आई बात समझ में? दोनों त्रिभुज कैसे बच्चे? समकोणिक हैं। तो देखिए, त्रिभुज COP तथा S2A S1 समकोणिक है। कैसा बच्चों? समकोणिक है। समकोणिक है। अतः समरूप होने के प्रमेय से, देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, इस पर मैं साइन मान निकाल देता हूं। और क्योंकि यहां बनने वाले हर कोण बहुत छोटे होंगे, उसके पीछे का कारण क्या है कि S1 S2 के बीच की दूरी बहुत कम है। भाई, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के जो नियम है उनमें मैंने ये तो बताया था कि जो रेखा छिद्र वो जिनसे जो स्रोत निकल रहे हैं, तरंगे निकल रहे हैं, उनके बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए। तो ये इनके बीच का अंतराल बहुत कम है, और अंतराल बहुत कम होने की वजह से यहाँ की गैपिंग बहुत कम होगी। इसका मतलब ये है कि जो मान मैं यहां से निकालूंगा, साइन का निकालू, कॉस का निकालू, और इस त्रिभुज में वही साइन कॉस निकालूंगा, तो इनके लिए दोनों मान आपस में बराबर है। इसमें थोड़ा सा देखिए, इस त्रिभुज के लिए मैं साइन अगर मान निकालूं तो अभिलंब बटे कर्ण होगा, यानी अभिलंब हो गया उसका OP बटे कर्ण कितना हो गया? CP बराबर साइन का मान इसमें निकाला गया बच्चों, और वही साइन थीटा में अगर यहां निकालूंगा तो दोनों मान आपस में बराबर आए। बराबर क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों का कोण थीटा सेम है और ये दोनों समकोणिक है। आई बात समझ में? अब इसमें साइन का मान निकाल दो बच्चे, तो ये हो जाएगा अभिलंब और ये हो जाएगा कर्ण। अभिलंब कितना हो गया? S2A बटे कर्ण कितना हो जाएगा? S1 S2। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे मेरे बच्चों। अब यहां से एक बात बताओ, अभी मैंने आपसे कहा है कि S1 और S2 के बीच का अंतराल बहुत कम है। देखो, चूंकि S1 तथा S2 के बीच का
अति सूक्ष्म है। अतः जो डिस्टेंस सी से पी का है वो लगभग सी से ओ के बराबर मान सकते हैं, यानी सीपी बराबर लगभग सीओ। आई बात समझ में? तो ये डिस्टेंस लेने पर ओपी बटे सीओ बराबर S2A बटे S1 S2 हो जाएगा। सारे मानों को रख दीजिए यहां से। O से P का डिस्टेंस कितना है x, C से O कितना है d, इज इक्वल टू S2A पथांतर है, उसी का मान निकालना है। S1 S2 के बीच की गैपिंग हम मान लेते हैं स्मॉल d, स्मॉल d ही माना गया है। चलो मान लेते हैं S1 S2 के बीच का जो अंतराल है वो कितना है स्मॉल, तो यानी ये आ जाएगा S2A बराबर यानी पथांतर का मान आ जाएगा dx बटे d। ये आ गया मेरे बच्चों पथांतर। ये क्या आ गया? पथांतर। आएगा समझ में? तो ये पथांतर आ गया। अब देखिए फ्रिंजें तो भैया दीप्त और अदीप्त बनती हैं। फ्रिंजें क्या क्या बनती है? तो देखिए ध्यान से कि दीप्त फ्रिंज कब बनेगी और अदीप्त फ्रिंज कब बनेगी। देखिए मेरे बच्चे दीप्त फ्रिंज तभी बनेगी, दीप्त फ्रिंज के लिए याद रखना है जब S2A का मान m इंटू लैम्डा, S2A का मान कितना हो m इंटू लैम्डा। यम क्या है? एक पूर्ण संख्या है जहां यम का मान 0 1 2 3 4 5। अगर समझ में? लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना कि अगर यम बराबर तुमने यहां 0 रखा तो पथांतर का मान 0 आ जाएगा। और पथांतर का मान 0 कब होगा? जब है यहां से यहां मिलाओगे और यहां से यहां मिलाओगे, जैसे मैं मिला के दिखा भी दे रहा हूं। ये देखो वहां एक को पथांतर आएगा, पथों का अंतर वहां शून्य हो जाएगा। मेरे बच्चे अगर यहाँ पथों का अंतर शून्य हो गया है तो इसका मतलब अच्छा यहाँ जो फ्रिंज बनेगा वो केंद्रीय बनेगा और यहाँ बनने वाले फ्रिंज को हम लोग कहते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। और जितने भी फ्रिंज बनते हैं सभी फ्रिंजों की दूरी इसी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से नापी जाती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर यम बराबर 0 रखा तो कौन सा फ्रिंज बनेगा? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज क्यों बनेगा? क्योंकि पथांतर का मान कितना हो जाएगा 0। यम बराबर 0 रखे तो सारा डाटा 0 नहीं हो जाएगा और पथांतर यही तो 0 हो रहा है। यहाँ जो बाबू जितना डिस्टेंस यहाँ से ये है वही डिस्टेंस यहाँ से ये होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अन्य परिस्थितियों में जैसे यम बराबर तुमने 1 रख दिया, यम बराबर क्या रखा 1 रख दिया, तो यम बराबर 1 रखने पर तुमको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के तुरंत ऊपर पहली दीप्त फ्रिंज मिल जाएगी। यम बराबर 2 रख दिया तो तुमको दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी। यम बराबर 3 रखा तीसरी दीप्त फ्रिंज मिल जाएगी। आई बात समझ में? अतः मेरे बच्चे यम इंटू लैम्डा बराबर dx बटे dt, ये दीप्त फ्रिंज के लिए है। आई बात समझ में? अदीप्त फ्रिंज के लिए अदीप्त फ्रिंज के याद रखना मेरे बच्चे अदीप्त फ्रिंज तब मिलेगा जब S2A का मान m माइनस 1 बटे 2 इंटू लैम्डा। अगर पथांतर m माइनस 1 इंटू क्या है तुमने मुआ देख के हम लगा तुमने इतना कंफ्यूज हो कि एम कुछ और लिखा हुआ या कुछ और लिखा थे। चलो देखो पथांतर का मान अगर m माइनस 1 बटे 2 इंटू लैम्डा, या फिर यहां कह सकते हो कि S2A का मान या तो लैम्डा हो, है ना, या तो देखो इस कंडीशन में दीप्त फ्रिंज के लिए तुम कह सकते हो कि लैम्डा का जो मान होना चाहिए, सॉरी S2A यानी पथांतर का जो मान होना चाहिए वह तो लैम्डा होना चाहिए, या तो 2 लैम्डा हो जाए या 3 लैम्डा हो जाए या 4 लैम्डा हो जाए। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर आपका यही होना चाहिए और ये मान तब मिलेगा जब तुम m बराबर ये डाटा रखोगे। आई बात समझ में? ठीक। अदीप्त फ्रिंज के लिए मेरे बच्चों यहाँ पे m बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यहाँ 0 क्यों नहीं है? 0 इस वजह से नहीं है क्योंकि अदीप्त फ्रिंज कभी भी सेंटर में नहीं बनता है। आई बात समझ में? अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कभी भी 0 नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे m का मान 0 से शुरुआत नहीं किया गया है। अब देखो यहाँ मेरे बच्चे अगर तुमने डाटा रखा तो S2A बराबर यहाँ अगर तुमने 1 रख दिया m के स्थान पे तो लैम्डा बाई 2, 2 रख दिया मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बटे 2, फिर 5 लैम्डा बटे 7 लैम्डा बटे 2।
अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अलग अलग अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर का मान इतना होना चाहिए। एक बार समझ में। अतः हमारा अदीप्त फ्रिंज के लिए समीकरण मिलेगा हमको m-1/2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू इसकी जगह पे dx/d। आई बात समझ में। दीप्त फ्रिंज के लिए ये है, अदीप्त फ्रिंज के लिए बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो तरंगदैर्घ्य की गणना आराम से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फ्रिंज की चौड़ाई नाप करके हम आराम से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद एक टॉपिक और है फ्रिंज की चौड़ाई, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ जो मेरे बच्चे फ्रिंज बन रहा था अभी, ऐसे मैंने आप लोग को बताया कि फ्रिंज हमारा ऐसे ऐसे साइज का बनता है ना, ऐसे ऐसे। किसी एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, किसी एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, वो कैसे निकालते हैं, या फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं किसे। अब देखिए फ्रिंज की चौड़ाई, चलो देखो देखो, एक दीप्त फ्रिंज से दूसरे क्रम से रहनी चाहिए चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक दीप्त फ्रिंज से दूसरे दीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है इसी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, यानी क्रमागत दीप्त फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, या क्रमागत अदीप्त फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है इसे हम लोग अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ अलग अलग नहीं होते हैं, सेम होते हैं। जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है वही फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त की भी होती है। तो ये बात बहुत विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दो क्रमागत 7 कुलिया पार भेजा तुम्हें, बहुत बतिया। देखो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई को मेरे बच्चे कैपिटल W से लिखा जाता है। चलिए अब निकाल लेते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। बहुत ध्यान से समझो। मान लिया कि यहां से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एक फ्रिंज है यमवी। कैथी फ्रिंज है? यमवी फ्रिंज है यहाँ पे, और वो दीप्त फ्रिंज है। मैं दीप्त फ्रिंज के लिए बात कर रहा हूँ। जो फॉर्मूला मैं दीप्त फ्रिंज के लिए दूंगा वही फॉर्मूला अदीप्त फ्रिंज पर भी काम करेगा। बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से समझो। मान लिया कि बिंदु P पर एक यमवी दीप्त फ्रिंज बनी। कैसी दीप्त फ्रिंज बनी? यमवी दीप्त फ्रिंज बनी। ठीक, अब जरा देखो, और उसके ठीक नीचे एक दूसरी दीप्त फ्रिंज बन रही है। तो मेरे बच्चे अगर मैं उसके ठीक नीचे बात कर रहा हूं तो क्या वो यम माइनस यमवी नहीं होगी? हो सकता है तुम लोगों में डेरिवेशन m+1 भी कराए हो, परेशान मत होना, ठीक चीज वही है। ठीक है, वहां मैंने ऊपर का फ्रिंज ले लिया था, कोई दिक्कत। चलो बिंदु P पर कैथी फ्रिंज लिया गया, यमवी मानी चौथी पांचवी छठवीं कुछ ऐसे हुआ। तो मान लिया कैथा फ्रिंज ले लिया, यमवी। अब क्रमागत लेना है ना फ्रिंज, तो अगर यमवी लियो तो यमवी से पहले वाला फ्रिंज कौन सा होगा? m-1v होगा। अच्छा ध्यान से समझो, केंद्रीय फ्रिंज से यमवी फ्रिंज की दूरी मान लिया xm है, तो हे बाबू यकर दूरिया कितना हो जाएगी? x m माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मेरे बच्चे ध्यान समझो, एक फ्रिंज यहाँ है, दूसरा फ्रिंज, और दोनों क्रम से है कि नहीं है? क्रम से है। अगर मैं इस फ्रिंज की चौड़ाई में से इस फ्रिंज की चौड़ाई घटा दूं तो साथ ही से मुझे फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अरे मेरे बच्चे, मैं यहाँ से जान रहा हूँ कि ये xm है, मैं ये जान रहा हूँ ये xm-1 है। अगर xm में से xm-1 घटा दे तो ये तो बचेगा, और वो क्या है? बस समझ में आ गया। चलो तो सबसे पहले हम यमवी दीप्त फ्रिंज निकाल लेते हैं। यमवी दीप्त फ्रिंज, तो यमवी दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला तो यही होता है, ये हो जाएगा m इंटू लैम्डा इज इक्वल टू dx। हमने डिस्टेंस कितना मान रखा है? xm बटे d। कोई दिक्कत? चलो अब उसके बाद m-1v दीप्त फ्रिंज, चाहे m+1v करो चाहे m-1v करो, बस इतना ध्यान में रखना किसमें से किसको घटाना, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलो तो m-1v दीप्त फ्रिंज, m-1v दीप्त फ्रिंज के लिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा। दीप्त फ्रिंज के लिए m-1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू d x m- बटे
आई बात समझ में? ठीक है, अब एक मतलब समझो, अगर यहाँ तू चौथा ले रहा हो वो तो यहाँ कितना आई जाए? 3 या 3 आई पूरा। आई बात समझ में? तो 3 4 क्रम से है कि नहीं है? अगर यहाँ तुम 5 लिए होगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो ये क्रम से है कि नहीं है? आई बात समझ में? तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ही तो आपकी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो कोई दिक्कत है इसमें? अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया कि हाइट डिस्टेंस हमेशा हाइट डिस्टेंस का करो घटाए। तो पहले यहाँ से एक्सएम निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो? एक्सएम बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा यम लैम्डा इंटू डी बटे स्मॉल डी आएगा। यहां से भी निकाल लो तो एक्स यम माइनस 1 कितना आएगा? यम माइनस 1 इंटू लैम्डा गुणे कैपिटल बटे आई स्मॉल डी नीचे बनाइए से। चलो अब फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा से, अतः फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर, ये बाबू एक्स यम में से एक्स यम माइनस 1 क्या करो? घटा दो। तो कितना डिस्टेंस बचेगा? ये, और वही एक फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो W बराबर एक्सएम का मान वहां से देख लो, यम लैम्डा डी बटे माइनस इसकी जगह पे देख लो यम माइनस 1 इंटू लैम्डा इंटू डी बटे, कोई दिक्कत? W बराबर ऊपर से लैम्डा डी बटे डी कॉमन आ रहा है, निकालो। यहां बचेगा यम माइनस, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है। W बराबर डी लैम्डा बटे डी लैम्डा बटे डी, और यहां जरा देखो यम माइनस यम प्लस ये से W बराबर डी लैम्डा बटे, ये है दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, किसी के लिए भी आपको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? ये चैप्टर खत्म हो गया।